ठीक है. Now on Saturday we started with contingent contracts, correct? We started with contingent contracts and we have read several examples and we have understood कि कौन से example में we have to classify which example is a contingent contract and which is not. ठीक है. And to classify them I have given you one hint कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है तो उसमें जो इवेंट होगा वो इवेंट कैसे क्या होगा, दैट इवेंट विल बी अनसर्टेन, करेक्ट. जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए से, इफ यू रीड दिस एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹1,00,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड. तो यहाँ पर बी का जो घर है वो जलना, वाज दैट सर्टेन? द आंसर इज नो. ठीक है. तो दिस इवेंट बिकम्स एन अनसर्टेन इवेंट, hence the contract will be called as a contingent contract. On a similar line, ये वाला देखो, if it rains on the next day, ये तो मैंने आपको खुद से एग्जाम्पल बताया था. Then this example, on the contrary, A promises to pay B ₹1,00,000 if he so chooses. तो यहाँ पर उसकी मर्जी के हिसाब से इवेंट हो रहा है. So this event is not uncertain. This event is rather controllable. So does this become a contingent contract? The answer is no. It does not become. ठीक है. Similarly, एक स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा था. This one, right? कि वो स्विमिंग पूल बनाएगा और उसको पेमेंट देगा. So this is a very normal transaction which happens on daily basis. Again, इसमें भी कोई contingency नहीं है. ठीक है. And the last example which we saw, यहाँ पर permission वाला, make sure that you have highlighted this example. तो यहाँ पर भी permission मिलना इतना impossible है क्या, या इतना uncertain है क्या? नहीं. अगर आप formalities fulfill करोगे तो आपको collector permission दे देगा, right? तो यहाँ पर important line क्या थी? The permission is generally granted on the fulfillment of certain formalities. If you fulfill them, you will get the permission. If you don't, you will not. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करोगे तो अगेन उसमें कंटिंजेंसी आएगी क्या? आंसर इज नो. ठीक है. सो दीज आर द सेवरल एग्जांपल्स. ओके. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पर, देखो द लास्ट लाइन. अब ना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये जो इंडेमनिटी वर्ड है ना, ये इंश्योरेंस के उसमें ही इंक्लूडेड होती है. सो व्हाट यू कैन राइट, contract of insurance and contract of guarantee are most common instances. indemnity को अलग से मत लिखो. ठीक है. so you can cut indemnity and write यहाँ पर साइड में that indemnity is included in the word insurance itself. indemnity is included in the term insurance itself. ठीक है. indemnity को अलग से मत लिखो. Okay, now if I classify, if I see the example of the word insurance, ठीक है. मैंने आपको, if you remember, I had given you insurance में से कौन सा example दिया था मैंने आपको? vehicle insurance, right? If you remember. तो now this vehicle insurance, अब मुझे insurance company पैसे कब देगी? when I happen to meet with an accident, correct? अब ये accident का होना certain है क्या? Is this certain? The answer is no, right? This is not certain. That is why this contract of insurance is a contingent contract. ये आपको समझना है. अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है is contract of insurance a contingent contract, तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, it will be a contingent contract. Why? Because इसमें जो इवेंट है, इवेंट क्या है? एक्सीडेंट होना. क्या ये सर्टेन है? नहीं, इट इज नॉट सर्टेन. तो मतलब ही क्या? इट इज अनसर्टेन, राइट? और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इवेंट्स कैसे होते हैं? अनसर्टेन ही होते हैं. यहाँ पर भी इवेंट कैसा है? अनसर्टेन ही है. सो कैन आई से बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके. जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे थे, आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड द वर्ड वारंटी. What is the difference between these two? Tell me. हम गारंटी कौन से केस में यूज करते हैं और द वर्ड वारंटी कौन से केस में यूज करते हैं? इट इज नॉट इंटरचेंजेबल, इफ यू रिमेंबर. वारंटी मतलब एक्सचेंज नहीं. मैं क्या पूछ रही हूँ कि वारंटी को हम कौन से टर्म्स में यूज करेंगे और गारंटी को हम कौन से टर्म्स में यूज करेंगे? एक एक वर्ड है दोनों का.
Many a times people happen to get confused. They use the word warranty and guarantee interchangeably. So if you remember सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था. यस, किसी को याद है डिफरेंस? सोचो. ठीक है, मैं टेल यू. वारंटी किसकी दी जाती है? गुड्स की दी जाती है. ठीक है, और गारंटी किसकी दी जाती है? लोगों की दी जाती है. आप मेरी वारंटी दे सकते हो क्या कि मैं 10 साल चलूंगी? नहीं, आप मेरी गारंटी दे सकते हो. ठीक है, और आप गुड्स की क्या दे सकते हो? वारंटी, कि ये पेन मिनिमम 10 साल चलेगी. ये लिख लो कहीं पर. वारंटी गुड्स की होती है, गारंटी लोगों की. हाँ, नहीं, गुड्स के लिए आप वारंटी यूज वर्ड करते हो, बट आजकल पीपल हैपन टू यूज द वर्ड गारंटी ऑल्सो फॉर गुड्स, बट लॉ टर्म्स में दैट इज रॉन्ग. You give the guarantee of a person, not of things, and you give the warranty of things and not of people. This is a very important difference between these two. ठीक है, चलो ये तो आपको समझ गया. अब हमने इंश्योरेंस वर्ड डिस्कस कर लिया है. इंश्योरेंस में आपको अभी क्लियर कट एग्जांपल है दैट व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट, ये आपको अभी क्लियर है. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस में जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो इवेंट होता है वो भी अनसर्टेन होता है. इसलिए इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये गारंटी का देखते हैं. गारंटी किसकी दी जाती है? लोगों की दी जाती है. करेक्ट. नाउ आई से मैं देयर इज वन CEO ऑफ द कंपनी, और मैं उसको कहती हूँ दैट हायर मिस्टर बी. ओके, एंड मिस्टर बी इज अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ कमिटेड पर्सन, और वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से काम करेगा. उसको आप अपना पार्टनर बना लो, समथिंग लाइक दैट. तो मैं क्या वो CEO को, वो पर्सन की गारंटी दे रही हूँ? द आंसर इज यस. ठीक है, ओके. अब सुनो, एक आई जस्ट क्रिएट वन एग्जाम्पल. लेट अस टेक 3 पार्टीज A, B एंड C. ठीक है, यहां पर ना B को लोन चाहिए. ही नीड्स अ लोन ऑफ हाउ मच? लेट्स से 10,000 रुपीज. छोटा सा अमाउंट है. ठीक है, B नीड्स अ लोन. यहां पर मैंने लिखा है, फॉर नाउ कुछ मत लिखो. B नीड्स अ लोन. ठीक है, ये मैं हूं, आई एम C. ओके, नाउ ये A जो है, मैं इसको जानती हूं. मैं कौन हूं? मैं हूं C, और ये A, सपोज A इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे पकड़ो, और अ पर्सन हु इज अ लेंडर. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ही इज अ लेंडर, और B कौन है? इसको लोन चाहिए, तो ये कौन बन जाएगा? बोरोवर. करेक्ट, सिंपल सी बात है. तो मैं C को क्या बोलती हूँ, सॉरी, मैं A को बोलती हूँ कि गिव B अ लोन ऑफ ₹10,000, और मैं तुझे श्योरिटी देती हूँ कि ये B तुझे रीपे भी करेगा. ठीक है, तो मैंने A को क्या दिया? मैंने A को B की श्योरिटी दे दी. करेक्ट, और मैं A को ये तक कहती हूँ कि सपोज कल को जाके अगर ये B तुझे रीपे नहीं करता है तो मैं तुझे दूंगी. ओके, अब सुनो, यहां पर मुझे श्योरिटी है क्या कि B रीपे नहीं करेगा? श्योरिटी है क्या? नहीं. अच्छा, मुझे ये श्योरिटी है क्या कि वो पक्के से रीपे करेगा ही? तो यहां पर भी इवेंट अनसर्टेन हो गया. राइट, सो यहां पर इवेंट क्या होगा? इवेंट का है नाम रीपेमेंट. नाउ टेल मी, कैन यू टेल मी 100% दैट रीपेमेंट भी करेगा ही करेगा, या रीपेमेंट भी नहीं ही करेगा? श्योरिटी से कह सकते हो क्या? नहीं. सो अगेन यहां पर भी जो इवेंट है वो बन गया अनसर्टेन. करेक्ट, ये लिख लो पहले आप. गिव द हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड राइट दिस एग्जाम्पल. Give the heading in your books contract of guarantee. Write down
उनके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो नीचे इवेंट, यहाँ पर इवेंट का नाम क्या है, रीपेमेंट। तो यहाँ पर रीपेमेंट श्योरिटी से होगा ही क्या, या श्योरिटी से नहीं होगा क्या, नहीं, हमको नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल समझने के बाद वी कैन क्लियरली से दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर बताया है that how contract of guarantee also becomes a contingent contract। तो यहाँ पर event का क्या नाम है, event is repayment, event can be repayable भी हो सकता है, repayable भी हो सकता है, या वो डिफॉल्ट भी कर सकता है, ये दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो इसलिए event is uncertain, ठीक है। डन, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पर कहीं पर साइड पे आप भी लिख लो दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज द इवेंट इज अनसर्टेन। तो ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, इसके पहले हमने क्या प्रूव किया था, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। इसमें इवेंट क्या था, व्हाट वाज द इवेंट, एक्सीडेंट, करेक्ट। अब ये एक्सीडेंट होगा ही होगा क्या, नहीं, हमको नहीं पता, राइट। तो इसलिए इवेंट जो है एक्सीडेंट हेंस बिकम्स अनसर्टेन, है ना, हमें पता नहीं है कि एक्सीडेंट होना ही होना है या नहीं ही होगा, वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। सो बिकॉज यहाँ पर भी इवेंट का होना अनसर्टेन है, हेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको दोनों केसेस बताए हैं एक्सप्लेन करके। सो आई हैव प्रूव्ड दैट बोथ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, इन द वर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के टर्म के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मैंने आपको कब क्या बोला अभी, विच वर्ड इज इंक्लूडेड इन द टर्म इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, राइट। तो ये लिख लो इंडेमनिटी। आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, पहले लिख लो आप। इन द वर्ड इंश्योरेंस द टर्म इंडेमनिटी इज इंक्लूडेड। In the term insurance, the word indemnity is included. Okay. अब indemnity का क्या मतलब होता है, indemnity, indemnity means to indemnify। indemnify का मतलब क्या होता है, सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है इंडेमनीफाई। व्हाट डज दिस मीन, आज अगर मेरा व्हीकल जो है, माय व्हीकल, मतलब आई मीट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, और मेरा जो व्हीकल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, एवरीथिंग, इट इज नॉट इवन स्क्रैप भी नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, करेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी विल गिव मी मनी, करेक्ट, सिंपल सा है। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, व्हीकल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी। तो यहाँ पर वर्ड इंडेमनिफाई या इंडेमनिटी कुछ नया शब्द नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देती है, मतलब वो मुझे किसी तरह से इंडेमनिफाई कर रही है। इंडेमनिफाई मतलब क्या,
जो मेरा लॉस हो गया, जो मेरा नुकसान हो गया, वो मुझे भर के दे रही है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देती है बिकॉज माई व्हीकल इज कंप्लीटली डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन ऑल पॉसिबल वेज, what is the insurance company doing? The insurance company is indemnifying me. What do you mean by indemnify? To reduce the losses, right? यहाँ पर मेरा व्हीकल खराब हो गया तो वो मुझे पैसे देके मेरा नुकसान जो हो गया है वो इंडेमनिफाई कर रही है, मतलब वो मेरे लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है बाय पेइंग मी मनी। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट द मीनिंग। यहाँ पर मैं आपको लिख के देती हूँ। इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है? टू सेव, राइट डाउन अलोंग विथ मी, टू सेव द अदर, to save the other from the loss, from the loss indemnify का मतलब क्या होता है? to save the other from the loss caused to him, from the loss caused to him by the conduct, by the conduct of promisor himself or third person, oblique third person, oblique third party लिख लो। इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है? टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी। तो सपोजिटली आई वाज ट्रैवलिंग सेफली, ठीक है, मैं अच्छे से ड्राइव कर रही थी, पर सामने कोई ट्रक आके उसने मुझे ठोक दिया, ठीक है, मेरी गाड़ी को ठोक दिया। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं सोचेगी कि यार गलती उसकी थी तो तुम उससे पैसे मांगो, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो गलती मेरी हो या कोई ट्रक की हो और सम थर्ड पार्टी, मुझे वो पैसे देंगे ही देंगे, ठीक है, फिर गलती किसी की भी हो, whether I am driving recklessly or I am driving safe or whatever it is, the company, the insurance company will pay me money। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लॉस किसके वजह से हुआ है? either by himself, by the promisor himself or due to the act of a third party। ठीक है, have you all understood all the three examples? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और यहाँ पर नीचे हमने इंडेमनिटी का एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, come to question number 18, come to question number 18 and read the question। Yes, what does question 18 say? A contract of indemnity is not a contingent contract। बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? Is it true or is it false? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इंडेमनिटी वर्ड किस में लिखा होता है, किस में इंक्लूडेड होता है? द वर्ड इंडेमनिटी, इट इज इंक्लूडेड इन द टर्म इंश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सही लिखा है क्या? इज द स्टेटमेंट ट्रू? नो। ठीक है, राइट डाउन द आंसर। Write on point number 1. The statement is incorrect. The statement is incorrect. This is answer number 18. ठीक है, the statement is incorrect in the sense that, in the sense that, the statement is incorrect in the sense that contract of indemnity, in the sense that contract of indemnity is the one, is the one
Contract of indemnity is the one by which one party promises to save the other, from the loss caused to him, by the conduct of promisor himself, or any other person. This is point number 1. ठीक है? I'll repeat. The statement is incorrect in the sense that contract of indemnity is the one by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or any other person. ठीक है? Full stop. Right on point number 2. Whereas a contingent contract is a contract, whereas a contingent contract is a contract to do or not to do, if some event happens or does not happen. A contingent contract is a contract to do or not to do, if some event happens or does not happen. If some event happens or does not happen. Full stop. Right on point number 3. From the above definitions, it can be seen that both contracts are conditional contracts. From the above definitions, it can be seen that both contracts are conditional contracts. That is, their performance depends. Upon some contingency. Their performance depends upon some contingency which is uncertain. Their performance depends upon some contingency which is uncertain. I hope आपको मतलब भी समझ रहा है when you're writing the answer. ठीक है? So what is point 3? From the above definitions, it can be seen that both contracts are conditional contracts. That is, their performance depends upon some contingency which is uncertain. ठीक है? Write down the last point, point number 4. Thus, a contract of indemnity is a part of general class. Thus, a contract of indemnity
is a part of general class, is a part of general class of contingent contracts, is a part of general class of contingent contracts. ठीक है, डन. Thus a contract of indemnity is a part of general class of contingent contracts. Clear? Okay. Now we are done with reading the examples. ठीक है. Come to rules regarding contingent contracts. पेज नंबर बताओ मुझे. 64. Okay. Come to page number 64. Rules regarding contingent contracts. Okay. Now before we start reading this, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, रूल्स कोई नहीं पूछता है. द क्वेश्चंस इफ कम दे विल कम फ्रॉम एग्जांपल्स. ठीक है, हर पॉइंट में एग्जांपल दिया हुआ है. सो वील जस्ट रीड द एग्जांपल्स एंड कंटेंट आपको अपने आप से ही समझ जाएगा. ठीक है, इवन इफ यू डोंट रीड द कंटेंट फॉर द सेक, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज फर्स्टली ये जो रूल्स हैं नॉट अ वेरी फेवरेट टॉपिक when it comes to this contingent contract. उसके रूल्स तो पूछेंगे नहीं, बट अगर पूछते भी हैं तो क्वेश्चंस एग्जांपल्स में से फ्रेम होके आते हैं. ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू ईच एग्जांपल. ओके, कम टू द फर्स्ट वन. Mrs. A mother, agreed to pay a sum of money to her daughter, to her younger son, in case her elder son failed to pay. मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. मिसेस ए, ठीक है, मिसेस ए अपने अग्रीड टू पे सम ऑफ मनी टू हर यंगर सन. ये पैसे किसको देगी? अपने यंगर सन को देगी. और कब देगी? व्हेन विल शी पे हर यंगर सन? इन केस हर एल्डर सन फेल्ड टू पे. तो यहाँ पर मिसेस ए अपने यंगर सन को पैसे कब देगी? जब उसका एल्डर सन इन केस इफ ही फेल्स टू पे. मतलब यूजुअली पे किसको करना है? एल्डर सन हैज टू पे to the younger son, right? और ये when will the mother pay? When the elder son fails to pay. तो यहाँ पर श्योरिटी है क्या कि elder son will fail to pay? नहीं, हमको नहीं पता है. तो इसके लिए does this become a contingent contract? Yes, it becomes, क्योंकि यहाँ पर इवेंट क्या है? इवेंट इज अनसर्टेन. देखो, the elder son failed to pay, तो अब कौन पे करेगा? The mother will pay. Okay, so Mrs. A, the mother, was liable to pay the event as the event has happened. तो पहले जब हम यहां तक पढ़ते हैं, जब हम in case the elder son यहां तक, so does this sentence become a contingent contract? It does become, क्योंकि यहां तक हमको पता था क्या कि इवेंट अनसर्टेन है या वो नहीं ही पे करेगा. ये तो हमने जब ये लाइन पढ़ा तो हमको पता चला that he failed to pay, hence the mother is now liable to pay. ठीक है, यहाँ पर हमको ये एग्जाम्पल में सीखने के लिए क्या मिला है कि अगर जो इवेंट है अगर वो हो जाता है देन द पार्टी इज लाइबल. तो यहाँ पर इवेंट क्या था? अगर एल्डर सन फेल्ड टू पे, तो यहाँ पर हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होता है? द एल्डर सन फेल्ड टू पे. तो अब मदर विल बी लाइबल. द आंसर इज यस. ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी. तो ए बी को पैसे कब देगा? जब बी सी के साथ शादी करेगा. करेक्ट, यही लिखा है. ओके, अब मुझे बताओ व्हेन विल ए पे मनी टू मिस्टर बी? ओनली व्हेन मिस्टर बी मैरीज सी. अच्छा, अगर वो शादी नहीं करता है तो पैसे देगा क्या वो? नहीं. तो यहाँ पर भी पैसे देना डिपेंड्स अपॉन देयर मैरिज. अगर मैरिज नहीं होती है तो पैसे दोगे क्या? द आंसर इज नो. तो देखो आगे क्या लिखा है. अब दिस इज इंपॉर्टेंट जो आगे लिखा है. सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. तो अब ये पैसे देगा क्या उसको? शादी हुई क्या इनकी? नहीं, बिकॉज सी डाइड. तो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. क्लियर है दोनों एग्जांपल्स? एक बार वापस से पढ़ लो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये यूजुअली आ सकता है.
तो यहाँ पर पैसे कब दोगे, जब बी सी के साथ शादी करेगा। पर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, अगर सी डाइज विदाउट गेटिंग मैरिड टू बी, तो अब ये पैसे देना पॉसिबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि शादी ही नहीं हुई, राइट। तो यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. Read the two examples again. I'll wait for some time. कोई डाउट है तो पूछो. You just have to concentrate individual examples. सारे examples को एक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है. So concentrate on each example before moving on to the next example. Done? चलो, let us see point 2 का example. क्या लिखा है, A agrees to pay B a sum of money if particular ship does not return. Can I say यहाँ पर वो चाहते हैं कि इवेंट ना हो, राइट. इफ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ए बी को पैसे कब पे करेगा, जब शिप आएगी या नहीं आएगी, जब शिप नहीं आएगी, करेक्ट. पे कब करेगा वो, जब शिप नहीं आती. अच्छा, अगर आ जाती तो पेमेंट होगा क्या, इफ शिप रिटर्न्स विल द पेमेंट बी डन. आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसे कब देंगे वो भी लिखा है, कब दोगे पैसे, इफ द शिप डज नॉट रिटर्न. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है. Here the time of return is not specified. The contract can be enforced if and when the ship sinks. ठीक है. अच्छा, अगर शिप डूब जाती है, तो डूब जाती है मतलब शिप आई है क्या, वापस नहीं आई है, तो पेमेंट होगा. आंसर इज यस. तो अगर शिप नहीं आती है या शिप वहीं का वहीं डूब जाती है तो पेमेंट होगा. क्यों, क्यों होगा पेमेंट, क्योंकि ए और बी ने डिसाइड क्या किया था, when will A pay money to B when the ship does not come. तो वहां पर शिप सपोज बीच रास्ते पर डूब गई, तो डूब गई मतलब वो आएगी क्या रिटर्न में, नहीं आएगी ना, तो पेमेंट तो होगा ही, राइट. रीड दिस एग्जांपल अगेन. Yeah. यहाँ पर शिप का वापस नहीं आना और शिप का डूब जाना दोनों एक समान ही है, बोथ आर सेम. क्योंकि इफ द शिप सिंक्स दैट मीन्स द शिप इज नॉट रिटर्निंग, और यहाँ पर पैसे कब पे करोगे, व्हेन इट डज नॉट रिटर्न, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पर इवेंट इज गिवन इन अ नेगेटिव टोन, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर लो. जो इवेंट है, इवेंट क्या है, शिप का ना आना इज द इवेंट, एंड इवेंट इज रिटन इन अ नेगेटिव सेंस. तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि इवेंट का पॉजिटिव टोन में ही पॉसिबल है. So that is why they have given you an example. Usually क्या इवेंट होता है कि अगर शिप आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, राइट. दिस इज अ पॉजिटिव सेंस, बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर नेगेटिव टोन में लिखा है, तो भी इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम. ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव टोन में ही नहीं होता है, इट ऑल्सो कैन बी इन नेगेटिव टोन. द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, now immediately after reading this, read this example. Point 4 का example पढ़ो on your own. देखो आपको समझ रहा है क्या. Now this is given in a positive tone. If certain ship returns, correct? इसको मैं कहती हूँ in a positive tone. ये contract void कब होगा? If the ship sinks, correct? समझा ये example, everybody? You just have to concentrate on examples. मैं खुद से होके कह रही हूँ कि अगर कंटेंट नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, दैट वुड बी बेटर. डन. ओके,
नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. 0.5 का एग्जाम्पल पढ़ो. यहाँ पर दे हैव स्पोकन ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट. Is this possible that two parallel lines enclose a space? या अगर मैं कहती हूँ I will pay you 10 crores if two parallel lines intersect each other. Is this possible? क्या ये इवेंट कभी भी पॉसिबल होगा? इसलिए क्या लिखा है? ये अग्रीमेंट ही वॉइड है, राइट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो दूर, अग्रीमेंट ही वॉइड है, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट आपने स्पेसिफाई किया है दैट इवेंट इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो यू कैन यहाँ पर आप लिख सकते हो वॉइड अब इनिशियो. डन. ओके, नाउ वी आर रिमेनिंग विथ 0.3 का एग्जाम्पल. मैं अब जितना मार्क करके दे रही हूँ पहले सिर्फ उतना ही पढ़ना. रीड 0.3 का एग्जाम्पल क्विकली. करेक्ट. अब इफ आई राइट डाउन, ए बी को पैसे कब देगा? जब सी और बी शादी करेंगे. करेक्ट. ए अग्रीज टू पे 50,000 इफ बी मैरीज सी. ठीक है, आगे फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है? ये शादी हुई क्या? नहीं. शादी किनकी हुई? सी और डी की हुई. तो कहना है से यहाँ पर पेमेंट होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने इवेंट स्पेसिफाई किया था, क्या वो इवेंट हुआ? नहीं. इवेंट क्या था? मिस्टर बी और मिस्टर सी की शादी होना. सो आई विल राइट डाउन दिस वाज द इवेंट. Did this event happen? Did this event occur? No, this event did not occur. Correct? So now, will the payment be possible? पेमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि शादी किसकी हुई है? सी और डी की शादी हुई है. करेक्ट. ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन, यहां तक समझा है सबको? अब आगे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में. Though it is possible that C may divorce D and get married to B. मतलब क्या? अब मुझे बताओ करंटली किसकी शादी हुई है? C और D की शादी हुई है. ठीक है. अच्छा, इवेंट क्या था? B और C की शादी होना. पर क्या ये इवेंट अक्कर हुआ? नहीं, ये इवेंट तो नहीं हुआ. इनफैक्ट C और D की शादी हो गई. करेक्ट. यहाँ पर क्या लिखा है आगे कि इफ C gets divorced to D and later marries B and C, तो क्या ये पेमेंट तब पॉसिबल होगा? द आंसर इज यस. क्योंकि देखो इवेंट क्या था? B और C की शादी होना. देखो I'll tell you. A will pay money to B if B marries C. करेक्ट. ये इवेंट था इनिशियली. शादी बाद में किसकी हो जाती है? C और D की हो जाती है. तो फॉर द टाइमिंग कहना है से अब C और D की शादी होने के बाद ये वॉइड हो गया. राइट. क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट था, इवेंट ये था. इवेंट क्या था? बी और सी की शादी होना. ये इवेंट हुआ क्या? नहीं. सो आई विल राइट डाउन दिस इवेंट डिड नॉट अकर. करेक्ट. यहाँ तक समझा है सबको? शादी हुई सी और डी की, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये वॉइड हो गया. बाद में जाके ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर लेटर सी गिव्स ए डाइवोर्स टू डी एंड मैरीज बी, मतलब फिर ये इवेंट अकर हो जाएगा, फिर बी और सी की शादी हो जाएगी. तो अब ये जो पहले वॉइड हो चुका था ये वापस से, वो बोलते हैं ना रीबर्थ होना, एक अग्रीमेंट का रीबर्थ होगा. तो अब पैसे देगा क्या ए बी को? द आंसर इज यस. क्योंकि ए बी को पैसे कब देने वाला था? जब बी और सी की शादी होती है. पर इनकी शादी हुई क्या इनिशियली? नहीं. शादी किनकी हुई? सी और डी की शादी हुई. बट अगर लेटर सी और डी की शादी होने के बाद अगर सी और डी एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं एंड सी गेट्स मैरिड टू बी, सो नाउ द इवेंट हैज अकर्ड. तो अब पैसे देगा क्या ए? द आंसर इज यस. बिकॉज नाउ द इवेंट हैज अकर्ड. लेटर मतलब आफ्टर द डाइवोर्स. ये एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में किसी को डाउट है तो पूछो.
द वंस हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, आपको समझा ये एग्जाम्पल? व्हाट अबाउट अदर्स? See, that is why if you see in this example, that is why what have they written? It is possible that later C may divorce D and get married to B. तो possible है, मतलब शादी हो जाएगी, इवेंट अकर हो जाएगा, तो फिर पैसे भी देगा ए, जो यहाँ पर उसने इनिशियली प्रॉमिस किया था that A agrees to pay 50,000, तो अब पैसे देगा क्या वो? The answer is yes. Now, what have we learned from this example? कि ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में इवेंट ना हो और बाद में जाके इवेंट हो, ठीक है? तो ऐसा भी पॉसिबल है दैट द अग्रीमेंट टेक्स अ रीबर्थ. रीड ऑल द एग्जांपल्स नाउ, ऑल 5 पॉइंट्स के एग्जांपल पढ़ लो. ओके, फॉर टुमारो मेक श्योर दैट यू कैरी योर मॉड्यूल्स. मैं ग्रुप पर भी मैसेज डाल दूंगी इन लेट इवनिंग. ओके, सो फॉर टुमारो जस्ट कैरी योर मॉड्यूल्स. नहीं नहीं, सिर्फ लॉ का मॉड्यूल. हाँ, माई बुक ऑल्सो एंड, हाँ हाँ करेक्ट. इसमें से इफ यू आस्क मी, पॉइंट 3 का जो एग्जाम्पल है दिस इज इम्पोर्टेंट, पॉइंट 5 का दिस इज इम्पोर्टेंट. बाकी तो आप मतलब बाकी दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. 3 एंड 5 को हाईलाइट कर लो. डन. सो आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में से क्या पढ़ना है, आई विल जस्ट वापस से आपको बता देती हूँ. सी द कम टू फर्स्ट पेज ऑफ यूनिट 6. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसके बाद यहां से भी आपको सारे एग्जाम्पल्स ही लर्न करने हैं, ये जो हमने सैटरडे को डिस्कस किए थे, राइट? ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लो. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ भी क्वेश्चन आता है, जस्ट राइट दैट डेफिनेशन एंड दीज 3 to 4 एग्जाम्पल्स. ठीक है, देन आते हैं रूल्स जो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किए. तो ये जो रूल्स में से जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आपको लर्न नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पढ़ने हैं. ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जिस्ट की अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. ठीक है, अब जैसे अगर ये यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट है, 2 लाइन्स शुड इनक्लोज, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस अग्रीमेंट इज वॉइड इटसेल्फ. ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ने हैं एग्जाम्पल्स, किसके? रूल्स के एग्जाम्पल्स. ओके, सो जो रूल्स के पहले जो हमने 3-4 एग्जाम्पल्स किए हैं, लर्न दोज एग्जाम्पल्स, और रूल्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं जस्ट रीड देम थॉरली. ठीक है, फॉर नाउ जस्ट लीव दिस डिफरेंस. ये डिफरेंस के लिए आई वुड वांट यूनिट 3 का बैकग्राउंड, क्योंकि यूनिट 3 में हम वेजरिंग अग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं. अगर एक छोटा सा रेफरेंस दूं, व्हाट आर वेजरिंग अग्रीमेंट्स? दे क्लियरली स्पीक ऑफ बेटिंग. सट्टाबाजी होती है ना, दैट इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट में लिखा होगा, यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 5 में वैलिडिटी, ये वॉइड है, करेक्ट? जो बेटिंग के, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह, ऑल दीज आर वॉइड एंड इन सम स्टेट्स दे आर ट्रीटेड एज इलीगल. ये कौन से स्टेट्स हैं? राइट डाउन, महाराष्ट्र एंड गुजरात. In some states they are treated as illegal. Which are the states in Maharashtra and Gujarat? Wagering agreements are treated as illegal. And what are wagering agreements? Betting, gambling. ये जो ये मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, जन्नत, जिसमें वो उन्होंने क्रिकेट के बारे में दिखाया था, राइट?
So if India wins the match, I will pay you. If India loses, you will pay me, right? So this is all about wagering agreements. ओके एक डिफरेंस हम कर सकते हैं, एक पॉइंट का डिफरेंस. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने जस्ट कंप्लीट किया, उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. अब सुनो, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आज बारिश होती है तो मैं तुमको 10,000 दूंगी, क्या तुमने मुझे रिटर्न में प्रॉमिस किया कि अगर बारिश नहीं होगी तो मैं इसमें क्या रिटर्न प्रोमिसेस थे. सो क्या लिखा है, may not contain reciprocal promises. What do you mean by reciprocal promises? Reciprocal promises means both the parties are promising each other. Both the parties are promising each other. If you want, you can write down the meaning of reciprocal promise का क्या होता है, where both the parties to the contract promise each other. Where both the parties of the contract promise each other. Both the parties to the contract promise each other. ठीक है, अगर एक मैं नॉर्मल सेल्स ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया दैट यू विल गिव मी गुड्स एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल पे यू मनी. क्या इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं? द आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज वी बोथ आर प्रॉमिसिंग ईच अदर. यू विल गिव मी गुड्स, आई विल गिव यू मनी. ठीक है, बट अगर मैं स्पेसिफिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, वो बारिश वाला एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुडे आई विल गिव यू 5,000, क्या इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? Is there a reciprocal promise in this statement? The answer is no, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं प्रॉमिस कर रही हूँ. आप प्रॉमिस कर रहे हो क्या कि बारिश नहीं होगी तो मैं पे करूंगा? नो, यू आर नॉट प्रॉमिसिंग मी एनीथिंग, ओनली आई एम प्रॉमिसिंग यू. तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट मे नॉट कंटेन. ऐसा नहीं लिखा है कि इट डज नॉट कंटेन, विच इज द वर्ड यूज्ड, मे नॉट कंटेन. ठीक है, अगर होता भी है तो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा, बट यूजुअली इट इज ओनली वन पार्टी हु इज प्रॉमिसिंग. यहाँ पर देखो, बेटिंग में consists of reciprocal promises. मतलब क्या, हम दोनों के बीच में एक बेट है कि if India wins the match, I will give you 1 lakh. If India loses the match, you will give me 1 lakh. ठीक है, usually wagering agreements में reciprocal promises होते ही होते हैं. मतलब क्या, यहाँ पर both the parties are promising each other. Both the parties are promising each other. यहाँ पर सिर्फ usually one party promises. तो अगर आप एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हो हर पॉइंट तो आपको इमीडिएटली समझ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखो वैलिडिटी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं क्या? राइट, अभी हमने कुछ पढ़ा क्या, दैट दे आर नॉट वैलिड, दे आर इलीगल. नहीं, दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर तो इलीगल, और हम सम स्टेट्स में इलीगल है, बाकी इसमें वॉइड माने जाते हैं. ठीक है, okay, but can I say one thing which is common between contingent and wagering is that दोनों में इवेंट अनसर्टेन होते हैं. राइट, बारिश का होना ये सर्टेन है क्या? इज दिस सर्टेन? नो. इंडिया का मैच जीतना, क्या ये सर्टेन है? दोनों अनसर्टेन है. सो विच इज द वन थिंग इन कॉमन? यू कैन राइट दिस डाउन. कॉमन पॉइंट ऐसे करके लिखो, कॉमन पॉइंट इन दीज बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड wagering agreements में, which is the common point, event is uncertain. I hope you are understanding the meaning of this while you are writing it. Event क्या होता है? दोनों में uncertain ही होगा. बारिश का गिरना और इंडिया का मैच जीतना दोनों uncertain है, right? Nobody can give you the guarantee कि ये तो होगा ही होगा. So now, because we have understood this common point, read the 6th point. Read point number 6. Nature पढ़ो. सारे contingent contracts void होते हैं क्या? नहीं, तो इसलिए क्या लिखा है? Can I say contingent contracts में wagering included है? Right? क्या लिखा है? All contingent contracts are not wagering agreements. Okay, and hence not all are void. यहाँ पर they are all contingent agreement and all are void or illegal in some states. ठीक है, इतना भी लिखा तो भी चलेगा. So what I'm trying to prove in point number 6 कि contingent contracts में wagering ये included होते हैं. So I'll write here, contingent contract में कुछ होंगे contingent contracts जो कि होंगे valid और कुछ होंगे wagering agreements जो कि some states में होते हैं void और some states में होते हैं illegal.
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों होंगे, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो नॉर्मल है, जो वैलिड है, बारिश का गिरना, ये हमने वॉइड पढ़ा है, ठीक है, सॉरी दीज आर वैलिड स्टेटमेंट्स, अगर आज बारिश होती है तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, ये वैलिड है ना, इसमें कोई वॉइड या कुछ इलीगैलिटी का एलिमेंट है क्या, नहीं। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे और कुछ वेजरिंग अग्रीमेंट्स होंगे जो कि कुछ स्टेट में वॉइड माने जाते हैं और कुछ स्टेट्स में इलीगल माने जाते हैं, ठीक है। Have you all understood the points which we have discussed? देख लो एक बार वापस से, read the points which we have discussed. क्या करूं मैं यार, हर जगह यही चल रहा है, मतलब सच में। डन, देख लो एक बार पूरा यूनिट 6। फ्रॉम टुमारो कल आपका टेस्ट है ना, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 5, ठीक है। वील जस्ट स्टडी फॉर 15 to 20 minutes. पहले मुझे ये बता दो दैट द वंस हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन टुडे, विल यू ऑल कम टुमारो? बिकॉज टेस्ट तो मैं कैसे भी करके कल ही लूंगी, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, ऐसे जनरली मैं पूछ रही हूँ। हाँ, जो टाइम लेक्चर का होगा, वील टेक द लेक्चर फॉर 10 to 15 minutes एंड देन वील स्टार्ट विथ योर टेस्ट। यस, द वंस हु हैड एग्जाम टुडे, बताओ मुझे।